बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करना है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया कि एंजाइम क्या होते हैं, फिर हमने कोफैक्टर को डिस्कस किया कि कोफैक्टर क्या होते हैं, और एंजाइम के अंदर हमने एक्टिव साइट को डिस्कस किया। और एक्टिव साइट के मज़ीद जो दो रीजन हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज है एंजाइम का, एक्टिव साइट का, कोफैक्टर का, वो होना चाहिए, जिसके बाद ये लेक्चर थोड़ा समझना आसान होगा। अच्छा, हमने जब एंजाइम की डेफिनेशन की थी, हमने कहा था कि एंजाइम आर द प्रोटीन दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम वो प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। कैसे तेज़ करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। अब सवाल ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए अगर हम जानना चाहते हैं कि एंजाइम रिएक्शन को कैसे तेज़ करते हैं। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है? जैसे पहले किसी भी रिएक्शन को समझना ज़रूरी है कि रिएक्शन होते कैसे। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो मालिक्यूल हैं NaCl और H2O। नमक में हमने पानी को मिलाया, क्लियर। जब इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये HCl बनाएंगे और NaOH बनाएंगे, क्लियर। अब हुआ क्या है, इस रिएक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले NaCl के दरमियान बॉन्ड टूटा, फिर H और OH के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटा, यानी NaCl के दरमियान बॉन्ड टूटा, H और OH के दरमियान बॉन्ड टूटा। जो Cl है उसका बॉन्ड H के साथ हो गया और Na का बॉन्ड OH के साथ हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो नए बॉन्ड H और Cl के दरमियान बने और सोडियम और OH के दरमियान बने। तो इस तरह ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन से आपको नज़र आ रहा होगा कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, अच्छा रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। उन नए बॉन्ड के बनने से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो रिएक्टेंट के बॉन्ड जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही उनका टूटना मुश्किल होगा, उतनी ही उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, नंबर वन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब नए बॉन्ड बनेंगे तो नए बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट बनती है। तो पुराने मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट को बनाया जा सके। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके वो एक्टिवेशन एनर्जी। इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी काम कैसे करती है? इट वर्क टू डिस्टेबलाइज द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। तो ये पुराने बॉन्ड को कमज़ोर करती है। अब जब पुराने बॉन्ड कमज़ोर होंगे वो टूट जाएंगे, और टूटने के बाद जब जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो अलग-अलग होंगे, वो फिर नए एटम्स के साथ मिलेंगे और एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन को तेज करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड करने से पहले ये देखना पड़ेगा उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी थोड़ी है, यानी बॉन्ड थोड़ी एनर्जी से टूट रहे हैं, तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन देर से होगा, एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और प्रोडक्ट भी देर से बनेगी, रिएक्शन स्लो होगा, क्लियर। उसके बाद एंजाइम क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम करते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट ने एनर्जी के इस पहाड़ को क्रॉस करना है और उससे प्रोडक्ट बननी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल है। जब तक रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी नहीं आती, प्रोडक्ट नहीं बना। एंजाइम क्या करते हैं कि इस पहाड़ को इतना सा कर देते हैं। अब जो रिएक्टेंट वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, क्लियर। तो एंजाइम रिएक्शन को तेज कैसे करते हैं? एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन सवाल ये है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं? तो दो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, या दो मेथड दी। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक यहां एंजाइम है, इसने एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सपोज करता हूं कि एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल यहां है, ठीक है, और दूसरा जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल वो यहां है।
तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए। अगर ये खुद आना चाहें तो जाहिर बात है इसको भी मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए और इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जब इनको एनर्जी मिलेगी तो इनके अंदर मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट की वजह से एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ठीक है, तो इनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर एंजाइम क्या करें, इन दोनों को अपने पास बुला लें, इन दोनों को अपने पास बुला लें। क्लियर? तो जाहिर बात है वो जो मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए थी एंजाइम ने इसकी वजह से, एंजाइम की वजह से, क्योंकि एंजाइम के पास चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो एंजाइम के करीब आएंगे। क्लियर? तो वो जो एनर्जी इसको और इसको एक दूसरे के करीब आने के लिए चाहिए थी उसकी बचत हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी की एंजाइम ने क्या कर ली? बचत कर ली। उसके बाद कि जब एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, सपोज हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल अगर इस तरह आके टकराते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कोलाइड करना ज़रूरी है रिएक्शन के लिए, तो अगर इस तरह के टकराते हैं तो रिएक्शन होते हैं। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल इस तरह टकराएं और वापस चले जाए, फिर दोबारा इनको लाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, फिर इस तरह टकराएं फिर वापस चले जाएं, फिर दोबारा लाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर एंजाइम क्या करे, इनको इस तरह अपने एक्टिव साइट पे बिठाए कि वो एक दूसरे के साथ इसी तरह टकराएं, तो वो जो एनर्जी ज़ाया होनी थी कोलिजन्स के वक्त डिफरेंट अंदाज में, तो वो काफ़ी सारी बच जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके, एक तो एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को करीब कर दिया, तो खुद सबस्ट्रेट अगर आती उनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए थी। दूसरा, उनकी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन बनाई कि वो सही एंगल से टकराएं ताकि रिएक्शन फौरन ही हो। क्लियर? तो बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट टुगेदर, एक तो वो रिएक्टेंट को इकट्ठा भी करते हैं एंजाइम इन करेक्ट और सही पोजीशन में भी लेके आते हैं ताकि रिएक्शन फौरन ही और जल्द जल्द स्टार्ट हो सके, और जो एनर्जी चाहिए थी वो कम से कम रिएक्टेंट को ज़रूरी हो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो पहला तरीका तो ये है कि जो रिएक्टेंट हैं उनको वो करीब लेकर आते हैं और सही पोजीशन के अंदर लेके आते हैं, तो काफ़ी सारी एनर्जी इस काम के बाद बच जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरा, अब दोनों कम आ गए, फिर हमने क्या कहा कि बॉन्ड पुराने मॉलिक्यूल में टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो उससे प्रोडक्ट बनती है। तो एंजाइम एक काम और भी करते हैं, जो पुराना सबस्ट्रेट है उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसको स्ट्रेस करता है। स्ट्रेस का मतलब उसको कमज़ोर करता है। जाहिर बात है जब एंजाइम ने इसको कमज़ोर किया तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब कमज़ोर होने की वजह से थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो दूसरा जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का तरीका ये है, जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, उनको कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ एनर्जी करीब लाने की वजह से बच गई, जो काम रिएक्टेंट ने एनर्जी हासिल करके फिर करीब आना था वो एंजाइम ने कर दिया। फिर ओरिएंटेशन सही होने की वजह से कुछ एनर्जी बच गई और कुछ एनर्जी बॉन्ड के कमज़ोर होने की वजह से बच गई। तो ओवरऑल हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो कम हो गई। अच्छा, फिर जब बॉन्ड टूटेंगे तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह जब एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से होगा देन नॉर्मल स्पीड। और तेज़ी मैंने बताया, जब हमने एंजाइम का चैप्टर शुरू किया था वहाँ एग्जांपल भी दी गई थी कि एंजाइम इतना ज़्यादा स्पीड अप करते हैं कि बाज़ रिएक्शन जो एंजाइम के बगैर 1 साल में कंप्लीट होते हैं, एंजाइम की मौजूदगी में वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल वाले रिएक्शन को 30 मिनट में लेके आना, तो कितने गुना रिएक्शन को उसने स्पीड अप किया है। अच्छा, जब भी कोई एंड प्रोडक्ट बनती है, जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास A+B से C बना, C की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर A+B से C की जो प्रॉपर्टीज़ बनी विदाउट एंजाइम, जब हमने एंजाइम को ऐड किया तो एंजाइम के ऐड करने के बाद भी C की वही प्रॉपर्टीज़ रहीं। अगर A+B से C गैस की शक्ल में बना तो A+B एंजाइम की मौजूदगी में भी C गैस की शक्ल में बनेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं फिर एंजाइम कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहे होते। लेकिन एंजाइम की नेचर ये है कि वो कभी भी एंड प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, कंपोजिशन है, मेकअप है, उसको चेंज नहीं करता। द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड। जैसे सुक्रोज जो आम चीनी होती है, इसको हमेशा हाइड्रोलाइज किया जाता है, पानी के जरिए से तोड़ा जाता है, और तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ओज ये सबस्ट्रेट है, सुक्रेज एक एंजाइम है, और जो प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
अब सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइसिस के बाद बनना एंजाइम है नहीं है, दोनों केस के अंदर सेम प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब है कि एंजाइम की वजह से नेचर ऑफ प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आती। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे कर रहा है। हमने अभी डिस्कस किया है यानी पिछले लेक्चर में कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी एक प्रॉपर शेप होती है और एक्टिव साइट के ऊपर एक प्रॉपर चार्ज होता है। इसकी वजह से एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक हो जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकते हैं। यानी ड्यू टू शेप ऑफ एक्टिव साइट, ड्यू टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक। तो ड्यू टू इस स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक नेचर होने की वजह से एंजाइम रिकॉग्नाइज ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, वो एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को ही रिकॉग्नाइज पहचानेगा और जब वो पहचान लेगा कि सही सबस्ट्रेट आगे उसको बाइंड करवाएगा। अच्छा, जब सबस्ट्रेट इसके साथ आगे बाइंड करेगी, जैसे मैं कहता हूँ ये बाइंड कर गई, ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्रांजिशनल स्टेट आएगी, वो स्टेट जिसमें एक मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाइंडिंग का काम करती है, एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, बाइंडिंग साइट वो बाइंडिंग का काम करती है, लेकिन जब ये ES कॉम्प्लेक्स सही तरह बन जाएगा तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेटेड हो जाएगी। यानी सपोज कर लेते हैं ये कैटालिटिक साइट है, ये क्या हो गई, एक्टिवेट होगी। अब इसने क्या करना है, इसने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले जो केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के अंदर, जो बात हमने अभी डिस्कस की, उनको स्ट्रेस कमज़ोर करना पड़ेगा, डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। जब वो बॉन्ड टूटेंगे, जाहिर बात है उसको तोड़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताया कि वो एंजाइम किस तरह काम करते हैं। एक तो ओरिएंटेशन सही करते हैं, उनको करीब लेके आते हैं, दूसरा एंजाइम बॉन्ड सबस्ट्रेट के बॉन्ड को क्या कर देता है, कमज़ोर। तो कमज़ोर करने वाला काम ये कैटालिटिक साइट कर रही होती है, क्लियर। और जिस वक्त कैटालिटिक साइट उसके बॉन्ड को तोड़ देगी तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे और इस तरह केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और नए बॉन्ड बनने की वजह से जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। अब जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो एंजाइम डिटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट से अलहदा हो जाएगा, और हमेशा इन एन अनअल्टर्ड फॉर्म, तो ये हमेशा बगैर तब्दील हुए अलहदा होता है। यानी जिस तरह एंजाइम रिएक्शन में गया था उसी तरह वापस निकल के आते, और ये वापस मिलना उसी शेप में ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी शेप बदल गई ड्यूरिंग द रिएक्शन, फिर अगली सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ बाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट, अगला जो केमिकल रिएक्शन एंजाइम ने कैटालाइज करना है, तो उसकी सबस्ट्रेट उसी वक्त यहाँ एक्टिव साइट पे सही तरह बाइंड कर सकती है जब एक्टिव साइट में कोई चेंजेस ना आए, क्योंकि इसकी शेप ही सबस्ट्रेट की शेप को पहचान रही होती है। यानी अगर इस पूरे रिएक्शन की हम समरी बयान करें तो समरी है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगी, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम अलहदा हो जाएगा, प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी, एंजाइम फिर अगले रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, क्योंकि एंजाइम जो निकला है रिएक्शन के बाद वो अनअल्टर्ड फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। इसका एक छोटा सा पोर्शन रह गया है मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड, वो अगले जो मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन उसी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।